फ्रेंड्स, तो आज हम चर्चा करेंगे एफएएस स्कीम के बारे में, जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स। ये स्कीम एपेडा के द्वारा लॉन्च की गई है और ये स्कीम में दोस्तों खास करके ये चैनल में इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि ये बेसिकली स्टार्टअप के लिए है। अगर ये स्कीम आप पढ़ोगे और जानोगे तो उसमें लिखा गया है कि ये स्कीम में हम स्टार्टअप्स को प्रेफरेंस देने वाले हैं और दे रहे हैं। ठीक है, तो ये स्कीम को समझते हैं। इससे पहले बेसिक क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले आता है विच आरसीएमसी फॉर डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, विच इज द आरसीएमसी फॉर डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। तो इसमें भी दोस्तों आंसर आएगा एपेडा, क्योंकि एपेडा में डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड होते हैं। उसके साथ साथ आपके मीट प्रोडक्ट्स हो गए या अल्कोहल हो गया, नॉन अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस हो गए। कैश्यू कैश्यू के लिए पहले कैश्यू बोर्ड हुआ करता था, लेकिन वो भी अभी एपेडा में आ चुका है, तो ये आपके एपेडा में ही फॉल होगा। ठीक है, यहां पर दूसरा क्वेश्चन मुझे आता है, वो स्पिरिचुअल क्वेश्चन है, बेसिकली स्पिरिचुअलिटी से बेस है। व्हाट आर द गुड बिजनेस अकॉर्डिंग टू द वेदास। दोस्तों शायद आपको पता होगा कि स्पिरिचुअलिटी के लेके मैंने काफी किताब लिखी है, आप अमेजोन पे चेक कर सकते हैं, काफी कुछ किताबें फ्री भी है। तो खास करके वेदा के अनुसार कौन से बिजनेसेस अच्छे हैं, तो देखिए मुख्य 4 बिजनेस वेदास में टॉप बताए गए हैं। उसमें सबसे पहले एग्रो आता है, फिर दूसरा आता है प्रोटेक्शन ऑफ काउ। ऐसा कोई भी बिजनेस जिससे काउ प्रोटेक्ट होते हो और काउ के प्रोडक्ट्स आप जो है कर सकते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया। ठीक है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज गुड। फिर बैंकिंग को लेके भी अच्छा तवज्जो दिया गया है, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज विच प्रमोट दी बैंकिंग एक्टिविटीज, ठीक है, वो भी अच्छा माना गया है। और चौथा आता है ट्रेडिंग। ठीक है, तो ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, जैसे मर्चेंटिंग हो गया, मर्चेंट एक्सपोर्टर हो गया। आई एम सॉरी टू से मैन्युफैक्चरिंग को इतना तवज्जो नहीं दिया गया है, लेकिन एनीवेज उस वेदास में लिखा गया है कि कोई भी एक्टिविटीज आप करो, कोई भी बिजनेस करो, इट्स नॉट बैड। वो बिजनेस आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट करने में हेल्प करना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, आपका अगर ऐसा बिजनेस है जहां पर केवल पैसा ही मोटो है और इससे आप भगवान से जुड़ नहीं सकते हो, तो वो बिजनेस खराब है। बाकी जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, धीरे 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 आप भगवान के करीब जा रहे हो, भगवान को समझने में अपना एफर्ट लगा रहे हो, दूसरों को भगवान के साथ जोड़ रहे हो, तो अल्टीमेटली आपका ये बिजनेस सफल है। राइट, फर्दर यहां पर फर्दर जो है क्वेश्चन आ रहा है, वो है हाउ टू गेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट फॉर एक्सपोर्ट्स, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। तो देखिए दोस्तों, इनके लिए एक संस्था है जिसके बारे में आप गूगल कर सकते हो, वो है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, जिसको कहते हैं एनपीओपी। अगर आप एपेडा की वेबसाइट में भी चेक करोगे तो इनका आपको एक फाइल मिल जाएगा, पीडीएफ वर्ड फाइल। उसमें भी काफी सारी ऐसी लैब्स दी गई है, संस्थाएं दी गई है जो इनके अंदर आती है। वहां से आप अपना प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड ऐसे आप बता सकते हैं। वैसे तो दोस्तों प्रोडक्ट्स आपकी एग्रो 3 में डिवाइड होती है कैटेगरी में। एक ऑर्गेनिक होता है, दूसरा होता है रेसिड्यू फ्री, और तीसरा होता है नॉन ऑर्गेनिक। ठीक है, अब ये जो आपके प्रोडक्ट्स है, जो ऑर्गेनिक में कह रहा हूं, इसमें सर्टिफिकेशन आपका रिक्वायरमेंट होगा। अगर आपके प्रोडक्ट रेसिड्यू फ्री है तो यहां पर जो है आपका ऑडिट वगैरह या फिर सर्टिफिकेशन वगैरह का रिक्वायरमेंट इतना नहीं रहेगा। रेसिड्यू फ्री का मतलब क्या है दोस्तों, कि जहां पर कुछ अलाउड केमिकल और फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, राइट, जो कुछ अलाउड है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर अच्छी एजेंसीज के द्वारा, वो आप यूज कर सकते हैं, और फिर भी कुछ लेवल तक केमिकल यूजेज होता है। नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में तो प्योरली केमिकल यूज होता है, जिससे प्रोडक्ट्स की खेती क्विकली ग्रो होती है, जो आप शायद ज्यादातर कंज्यूम करते हैं अपने आसपास से। एग्रो प्रोडक्ट्स जो आप सब्जी मंडी से लाते हैं, वो मोस्ट प्रोबेबली नॉन ऑर्गेनिक होते हैं आमतौर पे। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जहां पर आपका सर्टिफिकेशंस तो चाहिए, लेकिन मेनली इसमें आपको कोई भी प्रकार का केमिकल या फर्टिलाइजर्स नहीं यूज करना है, चाहे वो जितना भी साइंटिफिकली अप्रूव्ड हो। उसको अपने आप, राइट, भगवान की कृपा से आपको उगाना है, और जो भी उसका टेस्ट है, जो भी आपको कम क्रॉप मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, उसको कंज्यूम करना है, सेल करना है। दैट इज द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ठीक है, और ग्लोबली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की ही डिमांड बढ़ रही है अभी के टाइम पे। क्वेश्चन आता है, ऑन व्हाट पैरामीटर्स स्टार्टअप कैन अवेल द फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम।
तो देखिए दोस्तों, फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है, उसके 3 मुख्य पैरामीटर्स दिए गए हैं पॉलिसी में। एक तो खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, ये सबसे पहले गवर्नमेंट यहाँ पर फोकस कर रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि आप अगर कोई कोल्ड स्टोरेज बना रहे हो, पैक्ड हाउस बना रहे हो, ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। दूसरा ये है क्वालिटी डेवलपमेंट, आप प्रोडक्ट के क्वालिटी को डेवलप करने के लिए रिसर्च इनोवेशन कर रहे हो, उसके लिए है। और तीसरा है मार्केट डेवलपमेंट के लिए। मार्केट डेवलपमेंट के लिए यानी कि ट्रेड फेयर्स में आपको आने जाने का फंड हो गया, टिकट हो गया। लेकिन इसके बारे में ये पॉलिसी में इतना ज्यादा नहीं लिखा है, केवल उसमें इतना लिखा है कि टाइम टू टाइम आपको एपेडा अपडेट करेगा। हाँ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी डेवलपमेंट्स के लिए काफी एग्रो प्रोडक्ट करते हैं, उसके लिए व्हीकल, ठीक है। और खास करके रीफर व्हीकल यहाँ पर कवर्ड किए गए हैं इस स्कीम में। तो कितने रीफर व्हीकल्स आपको सरकार की तरफ से मिल सकते हैं, चाहे भले आप स्टार्टअप हो, तो मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो 2 व्हीकल का प्रावधान है। और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर आप है, कोई प्रोसेस फूड में आप काम कर रहे हैं, तो आपको 5 व्हीकल मिल सकते हैं सरकार की तरफ से अंडर दिस स्कीम, ठीक है। ये स्कीम के अंतर्गत आपको ऑब्वियसली पूरा व्हीकल का पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 40% तक, राइट, व्हीकल का पैसा यहां पर आपको एपेडा से मिल सकता है। जो व्हीकल आपको मिलता है उसमें असिस्टेड बाय एपेडा आपको उसमें लिखवाना होगा। जैसे अमूल की भी गाड़ी आती है, इस तरीके से आपको, राइट, असिस्टेड बाय एपेडा, इस तरीके का आपको उसमें लिखवाना होगा। फिर अगर आप जो है कोई सेटअप करते हो कोल्ड स्टोरेज, तो उसमें भी आपको 40% सब्सिडी मिलती है। अगर कोई गवर्नमेंट, जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है, तो मान के चलिए स्टेट गवर्नमेंट कोई कोल्ड स्टोरेज अपने तरीके से डालता है, तो उसको 90% तक की सब्सिडी मिलती है। लेकिन अगर आप यानी कि स्टार्टअप एक्सपोर्टर अगर है, या फिर आप थोड़ा छोटा मोटा कुछ काम करते हैं, तो एक्सपोर्टर्स के लिए, प्राइवेट एंटिटीज के लिए बेसिकली 40% सब्सिडीज कवर्ड है फॉर दी कोल्ड स्टोरेज एज वेल। फिर जो है बात आती है जो इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, दैट प्रोसीडियर वी नीड टू फॉलो टू गेट फास्ट फ्रॉम एपेडा। अब प्रोसीडियर की बात में तो मैं आपको बताऊंगा, सारा आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मोटे तौर पे मैं आपको बताऊं तो बेसिकली आपका एपेडा तो चाहिए रजिस्ट्रेशन। दूसरा आपको इसमें ये चाहिए कि जो भी आपको अप्लाई करना है उसके आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर्म के फॉर्मेट सरकार ने दिए गए हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जो आपको सब्सिडी मिलेगी, ठीक है, उस सब्सिडी जो मिलेगी उसमें से 5% आपको अमाउंट एपेडा को फी के तौर पे देना पड़ेगा, जो एपेडा आपको कट करके देगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 5% प्लस जीएसटी एपेडा का फी होगा। वो जब आपको फंड्स डिसबर्स करेंगे उस टाइम पे वो आपको कट करके ही देंगे। यहां पर आपको जो फंड दिया जाएगा वो आपको 40+40+20% ये रेशियो में दिया जाएगा। आई रिपीट, इट इज 40+40+20। सो यहां पर जो पहला 40% आपको जो रिसीव करना है उसमें आपको बैंक गारंटी देना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। ऐसा ही नहीं है कि एपेड आपको फ्री में दे देगा, जाओ ले जाओ, ठीक है, सब कुछ करो, ऐसा नहीं है। आपको रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। जब आप एप्लीकेशन करते हो उस टाइम पे आपको 40% बैंक गारंटी इश्यू करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट में एपेडा आपको जो है 40% अमाउंट देगा। अब बाकी का जो फंड रहा, राइट, वो है 60%। तो उसमें बाकी का जो 40% है उसमें आपको सीए सर्टिफिकेशन देने पड़ेंगे, यानी कि सीए का भी फॉर्मेट कैसा होना चाहिए वो सरकार ने दिया है, ठीक है। तो वो आपको सीए को बताना है, सीए उसको पढ़ के फिलअप करेंगे, और सीए को ये चीज देनी है कि ये बंदे अच्छे काम कर रहे हैं, ये प्रॉपर काम कर रहे हैं, इसका हमने देखा है, और ये रिपोर्ट से जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और आपको आगे का उसको 40% फंड देना चाहिए, तो फिर आपको 40% मिलेगा, और बाकी का 20% एपेडा अपनी तरीके से इंस्पेक्शन करके देगा। वो वहां पर विजिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हाँ आप ये चीज कर रहे हो क्या नहीं, या फिर आप जो वैन ले रहे हो यूज हो रहे हैं या नहीं, ठीक है, या आपने कोल्ड स्टोरेज जो भी बनवाया है वो कैसा फंक्शन कर रहा है, उसके बाद आपको ये दिया जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फर्दर जो है सर्टिफिकेशंस जो स्टार्टअप के लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं, और बायर्स ये रिक्वायरमेंट करते हैं टॉप कंट्रीज के, तो सब सर्टिफिकेशंस में भी आपको सब्सिडी मिल सकती है, वो है 50% तक की सब्सिडी, ठीक है। तो आपके सर्टिफिकेशन में क्या क्या कवर होते हैं, जैसे HACCP है, ISO है, BRC है, या फॉरेन कंट्री में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो,
ऐसे सर्टिफिकेशन के लिए आपको 50% तक की सब्सिडी सरकार दे रही है। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, बेसिकली आपको कोटेशन जो है वो लेना पड़ेगा एजेंसीज के द्वारा जो ये सर्टिफिकेट्स निकाल के देती है। वो कोटेशंस आपको गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, उसके बाद आपको अप्रूवल मिलेगा, फिर आप ये सर्टिफिकेशन ले सकते हो और गवर्नमेंट से आपको 50% तक का उसमें छूट मिलेगा। राइट, 50% तक का सब्सिडी आप क्लेम कर सकते हो। हाउ मच परसेंटेज ऑफ सब्सिडी अवेलेबल फॉर R&D? R&D के लिए कितना सब्सिडी, तो यहां पर देखें दोस्तों, R&D के लिए 50% है। ठीक है, अब R&D कैसा, बेसिकली R&D कैसा, तो इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हो सकती है। जैसे आप कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके लिए आप टेस्ट कर रहे हो, ये सारी चीजें, सॉइल टेस्ट हुआ, वाटर टेस्ट हुआ, ये सारे टेस्ट रिपोर्ट्स के यहां पर आपका आ जाते हैं सब्सिडी। फिर आप मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट करते हो, MTO। ठीक है, तो MTO मतलब क्या है, जैसे यहां से मान के चलिए मैंगो मुझे भेजना है कनाडा। अब यहां से कनाडा अगर मैं बाई सी भेजता हूं तो इट मे टेक लॉट ऑफ टाइम, 30+ डेज हो जाएगा। और अगर मैं यहां से कनाडा बाई एयर भेजता हूं तो मेरा महंगा हो जाएगा फ्राइट कॉस्ट। तो मैं कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालता हूं कि मैं यहां से कनाडा जो है भेजने के लिए मैं बाई सी भेजता हूं दुबई, और दुबई से फ्लाइट सस्ते हैं, तो फिर दुबई से कार्गो में से लॉजिस्टिक कंपनी निकाल के उसको एयर में डाल के वहां से एयर शिपमेंट होगा। तो मल्टी मॉडल हो गया, सी भी यूज हो गया, एयर भी यूज हो गया। तो ऐसे मल्टी मॉडल ट्रायल और एरर करने में आपके प्रोडक्ट्स बिगड़ सकते हैं और इसमें आपका हो सकता है लॉस। इसके कारण यहां पर आपको ऐसे केस में भी तकरीबन 50% तक की सब्सिडी आपको सरकार की तरफ से मिल सकती है। ऐसे ट्रायल और एरर करने के लिए आप सरकार से पहले परमिशन ले सकते हैं और इसमें आपको गवर्नमेंट हेल्प करती है। फर्दर जो है, डू एपेडा प्रोवाइड स्पेशल बेनिफिट्स फॉर वुमेन? जी हाँ, वुमेन्स के लिए कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं। तो वुमेन्स के लिए 75% तक की सब्सिडी आप क्लेम कर सकते हो। जो 50% है वो आपको 75% तक की सब्सिडी मिलेगी लोन में। और यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी जो कंपनी है प्रोप्राइटरशिप हो तो आप वुमन की होनी चाहिए, या फिर अगर पार्टनरशिप हो, हस्बैंड वाइफ ने कंपनी डाला हुआ है, तो 51% ऑफ द ओनरशिप शुड बी देयर ऑन द पार्ट ऑफ वुमन। ठीक है, या फिर प्राइवेट लिमिटेड फर्म हो तो 50% शुड बी इन द हैंड्स ऑफ वुमन, तभी जाके वो कंपनी बेनिफिट ले पाएगी एपेडा में वुमन का। फर्दर इसमें यहां पर SC ST का भी बेनिफिट दिया गया है, उनको भी 75% तक का बेनिफिट मिल सकता है अंडर दी सर्टेन स्कीम्स ऑफ दी एपेडा। फर्दर जो है यहां पर बात आती है, कैन वी एक्सेप्ट एडवांस पेमेंट अगेंस्ट SGS और COC? राइट, बेसिकली आप समझिए पहले कि SGS कब आता है। SGS ऐसा नहीं है कि जस्ट मैंने प्रोडक्ट को लैब में यहां पर दे दिया और मुझे CO से मिल गया। देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी कब मिलेगा, ये जब आपका कंटेंट पे ये प्रोसेस बेसिकली कंप्लीट होने के बाद आपका जब शिपमेंट बाकी होता है, वेसल में लोड होना बाकी होता है, उस टाइम पे आपका CO से निकल सकता है मैक्स टू मैक्स अर्लीस्ट। ठीक है, जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी। तो उसके अगेंस्ट में एडवांस पेमेंट आप मत लो, एडवांस पेमेंट आप कोटेशन के सामने लो। ठीक है, दैट वुड बी मच मोर प्रॉपर वे टू टेक एन एडवांस। यहां पर जो है, विच बैंक इज बेस्ट फॉर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट? देखिए दोस्तों, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट में सबसे जो लोगों को क्रिटिकल फैक्टर अगर मैं कहूं तो वो आता है EBRC क्लोज करने का। बहुत सारे मेरे पास ऐसे केसेस लगातार आते रहते हैं कि जहां पर उनके EBRC क्लोज नहीं हो रहे हैं या फिर EBRC क्लोज करने में उनको बहुत इश्यू आता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि एक शिपमेंट ई कॉमर्स में का लोगों ने किया, 1000, 2000, 5000 रुपए का था, लेकिन उसका EBRC क्लोज कराने के लिए 1-2000 रुपए और एडिशनल फी है। ये लोगों को पता नहीं होता, जब बैंक से मेल आने शुरू होते तब पता चलता है वो अभी तो ये EBRC तो बहुत महंगा है। तो यहां पर ई कॉमर्स अगर जिसको ठान लिया ना कि ई कॉमर्स करे, वो सबसे पहले ऐसा बैंक ढूंढे जहां पर EBRC के कॉस्ट ना हो, जीरो कॉस्ट हो। ठीक है, तो मैंने कुछ बैंक्स के आर्टिकल्स वगैरह पढ़े थे, काफी कुछ जगह पे एड वगैरह भी देखा था, गूगल सर्च कर सकते हैं कि SBI ऐसा बैंक है, सरकारी बैंक, जहां पर उन्होंने EBRC का कॉस्ट जीरो कर दिया था, ये ध्यान में रख के। ठीक है, तो जहां पर EBRC का कॉस्ट जीरो है वो बैंक आपके लिए बेस्ट है। दूसरे प्राइवेट बैंक्स भी कुछ हैं जो EBRC आपका जीरो कॉस्ट कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स में जब भी आपको काम करना है, आप ये बैंक से खास करके कन्वे कर लीजिए, देयर शुड बी नो कॉस्ट फॉर EBRC, करवा लेना चाहिए। वीट एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज पोस्ट वॉर,
ऑब्वियसली दोस्तों वीट की अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी यहां पर निकल के आ रही है, खास करके यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बाद। क्योंकि आपको पता होगा रशिया इज वन ऑफ द बेस्ट आई वुड से कहूंगा प्रोड्यूसर ऑफ वीट। ऐसे इंपोर्टर्स है जो एकदम तट पे बैठे हैं कि कब ये स्थिति सामान्य हो और हम रशिया से ले, क्योंकि अभी रशिया जो है ये एकदम कम प्राइस में देने के लिए जाएगा वीट में। और वीट ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत ही रेगुलर डिमांड पे रहता है। तो इसके रिलेटेड मैं कहूंगा इसमें इसके बारे में तो लंबी चर्चा हो सकती है, इसलिए इसके बारे में मैंने एक आर्टिकल ही डाल दिया है, क्योंकि प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन वगैरह आप वहां पर देखोगे तो आपको और अच्छा लगेगा कि क्या होता है ग्लूटेन फ्री, क्या होता है एश कंटेंट, राइट। तो आप जरा वो आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। बाकी जो डाउट क्वेरी से आप मुझे बाद में पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे। तो आर्टिकल मैंने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वो खास करके वीट के लिए, वीट अपॉर्चुनिटीज के लिए, खास करके युद्ध के बाहर कैसे निकल के आ रही है और इसका लोग कैसे फायदा उठा रहे हैं, वो आप खास करके चेक करिएगा। यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। What KYC we should verify from buyer importer? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि हमको पता ही नहीं है कि बायर से हमको क्या केवाईसी लेने चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि कोई भी फ्रॉड बायर भी होगा तो उसकी भी कंपनी होगी, उसके भी केवाईसीज होंगे, ठीक है। तो केवाईसी जस्ट वेरीफाइड हो जाना दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। आप जो है वो मेरा डीएनबी रिपोर्ट का वीडियोस देखे तो आपको थोड़ा बेटर आइडिया आएगा और अपने क्रेडिट इंश्योरेंस लेके चले। एनीवेज राइट, आपने यहां पर पूछा है कि अब हमको क्या पूछना चाहिए बायर इंपोर्टर की तरफ से। तो हर एक कंट्री के छोटे मोटे अलग अलग नॉर्म्स होते हैं। जैसे आपको इंडिया में पता है कि हमारा आईसी होता है, जीएसटी होता है, ठीक है। उसी तरीके से फॉरेन कंट्री में आपको एम्बेसी से पूछना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, एक जैसे आपको किसी कंपनी का मेल करते हो राइट एम्बेसी को कि इसको वेरीफाई करना है, तो एम्बेसी सामने से बताती है। जैसे हमने कंपनी का डिटेल्स, फोन नंबर, उसका वेबसाइट सारा हमने भेजा था इंडियन एम्बेसी नाइजीरिया को, तो वहां से हमको मिला कि भाई आप जो है इनका टिन नंबर पूछ लीजिए, आप इनका सीएसई फॉर्म पूछ लीजिए 5 and 7 शोइंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और टैक्स सर्टिफिकेट, राइट। ऐसा हमको उन्होंने बताया था, फिर वो हमने फॉरवर्ड किया था हमारे बायर को। तो कहने का मतलब क्या है कि वो ऑलरेडी एम्बेसी आपको बताएगा, ठीक है, कि ये चीज आप और पूछ लो। तो ये चीज आपको बायर से कन्वे कर लेना है, तो एम्बेसी से आपको ये चीज पूछ लेनी है, राइट। तो इट इज नॉट मच ऑफ एन बिग इश्यू। अब आता है ई इनवॉइसिंग के बारे में कि ई इनवॉइसिंग को कैसे जनरेट करें। देखिए दोस्तों, इसके बारे में यूट्यूब में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जस्ट आप ई इनवॉइसिंग लिखना और ई इनवॉइसिंग फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट लिखना, आपको मिल जाएगा। जैसे ई वे बिल आप निकालते हो वैसे ही आपको निकालना है। यहां पर देखिए दोस्तों, ध्यान ये रखना है कि अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है तो इसका जरूरत है, ठीक है। अभी पहले 50 करोड़ था, अभी गवर्नमेंट ने लिमिट घटा दिया कि अब 20 करोड़ वाले टर्नओवर वाले भी ये इनवॉइसिंग करें। तो इनवॉइसिंग में बेसिकली कुछ भी नहीं है। अगर आप एक्सपोर्ट का इनवॉइस बनाते हो, आप यूट्यूब में चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको अगर बायर का एड्रेस पूछ रहे हैं, ठीक है, तो बायर का एड्रेस में आप कंट्री डाल दोगे तो भी चलेगा, और बायर नेम पूछ रहे हैं तो यहां पर आप डाल दीजिएगा यूआरडी, यानी कि अनरजिस्टर्ड डीलर, ठीक है। तो जैसे आप ई वे बिल में करते हो वैसा ही इनवॉइसिंग में आप कर सकते हो, और जो आप एक्सपोर्ट के इनवॉइस एक्चुअल बना रहे हो एक्सेल में, वही आप कंटिन्यू करिएगा, राइट। जो आप एक्सेल में बना रहे हो वो तो आपको बनाना ही है, ये सिर्फ गवर्नमेंट के पोर्टल के लिए है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो या गूगल वर्कस्पेस आप यूज कर रहे हो तो आप ऐसे जरूर कर सकते हो कि आपका ई इनवॉइसिंग भी ऑटोमेशन हो जाए, फिलअप हो जाए इसकी एंट्रीज, और आप जो है वो अपनी तरीके से आपका बिल भी जनरेट हो जाए। तो ये सॉफ्टवेयर की हेल्प से हो सकता है, लेकिन अभी ये जरूरत नहीं है। आप एक्सेल में बनाइए, और इसका जरूरत आपको पड़ता है तो आप डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन, राइट। और इसके वीडियोस यूट्यूब में काफी अवेलेबल है। फर्दर जो है क्वेश्चन, हाउ टू स्टे सेफ फ्रॉम पायोनियर एंड पेपाल फ्रॉड। देखिए दोस्तों, खास करके जो पेमेंट के फ्रॉड्स आते हैं, आपको मैसेज मेल आता है कि आपको पेपाल से क्रेडिट मिल चुका है, और फिर बाहर आपको कहता है कि मैंने तो आपको डाल दिया है, जल्दी से काम दीजिए, सर्विस हमको करके दीजिए। तो ये मैं कहूंगा, जो आपको मेल रिसीव हुए हैं पेपाल और पायोनियर की तरफ से, उसके ईमेल चेक करें, ईमेल आईडी चेक करें। केवल आप सब्जेक्ट ना देखें। लोग क्या है, केवल सब्जेक्ट देते हैं और बताते हैं कि आप पेपाल से मेल आया। अब जैसे मान के चलिए, मैं एक ईमेल आईडी बना देता हूं, जैसे paypal1234@gmail.com, राइट। तो ये कोई भी बना सकता है, ठीक है, ऐसा आईडी। अब उसका जो सब्जेक्ट नेम है वो मैं रखूंगा पेपाल। तो अगर मैं आपको मेल भेजूंगा तो आपको ऐसे लगेगा कि ये पेपाल से आया है, लेकिन जब आप उसका चेक करोगे कि कौन से आईडी से आया है,
तो आपको पता चल जाएगा पेपाल 1234@gmail, यानी कि पता चल गया कि ये फ्रॉड है। ठीक है, बाकी का जो फॉर्मेट होता है वो तो मैं सेम कर सकता हूं HTML कोडिंग से, वो कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है, जो जिनके साथ ये फ्रॉड हो रहा है वो कौन से ईमेल आईडी से रिसीव हुआ है वो चेक नहीं करते, वो केवल इतना चेक करते हैं हाँ मुझे पेपाल से मेल आया है, हाँ मुझे जो है ये पायोनियर से मेल आया है। लेकिन आप पहले थोड़ा ईमेल को तो स्टडी करो कि कौन से आईडी से आया है। अगर वो जीमेल से आया है या कोई अन्य वेबसाइट से आया है तो वो फ्रॉड है, क्योंकि पेपाल का जो मेल आएगा वो आगे कुछ भी हो, नो रिप्लाई हो, जो भी हो, लेकिन पीछे @ जो है paypal.com होगा, राइट। अगर पायोनियर से आया है तो @pioneer.com होगा, राइट। और वो .com है, वो .com का स्पेलिंग भी चेक करिए और फिर जो है आप उसको गूगल करिए कि यही स्पेलिंग है ना, ठीक है, यही स्पेलिंग से उसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल रही है ना, इतना थोड़ा रिसर्च करिए फिर आप आगे प्रोसेस करिए, तो आप ये फ्रॉड से बचे रहेंगे, ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम। तो यहां पर जो है 2021 2022 से लेके ये स्कीम वैलिड है 2025 टू 2026 तक। तो यहां पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये PDF आ चुका है, यहाँ पर सारे ऑपरेशनल गाइडलाइंस आपको दिए गए हैं, ये आप सारा एक बार पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये PDF अराउंड 51 पेज का है, आराम से इसको आप पढ़िए, गवर्नमेंट का ही है। और खास करके यहाँ पर एक जगह पे दोस्तों लिखा हुआ है कि आपको फसाई का भी रिक्वायरमेंट होगा अगर ये स्कीम्स को आप बेनिफिट लेना चाहते हो, तो वो एंड में लिखा है, तो वो जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर लिखा है, ठीक है, कि आपको कितना तक मिलेगा और सीलिंग कैप वैल्यू कितना है, राइट। ऐसा नहीं है कि भाई आपने फॉर एग्जांपल 5-6 करोड़ की गाड़ी ले ली और आपको जो है उसका 40% मिल गया। नो, हर जगह पे आप पैक्ड हाउस डालते हो या जो चीज भी आप खरीदते हो जो इसके अंतर्गत आती है तो उसमें आपको सीलिंग भी आती है, जो यहाँ पर लिखा गया है। कौन कौन और कैसे अवेल कर सकते हो उसकी डिटेल्स है। जो मैं फॉर्म्स के बारे में बात कर रहा हूँ वो आप नीचे चले जाएगा तो आपको मिल जाएगा, आप ये जब पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पर सारे फॉर्म्स भी दिए गए हैं और एक MOU होता है आपका गवर्नमेंट के साथ, ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये सारे फॉर्म्स है, प्रोफोर्मा फॉर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट फॉर क्लेम्स, राइट। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं क्या शीट्स है, इसमें जो भी दोस्तों आपको डाउट क्वेरी है, जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है वो आप मुझे पूछ सकते हैं, हाईलाइट करके आप मुझे भेज सकते हैं। अगर आप सेटअप करते हैं लैब तो उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसका भी अपेंडिक्स दिया गया है आपको। तो ये सारा फॉर्म्स है, ठीक है, CA सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिए गए हैं, राइट। और कब ये फॉर्मेट वगैरह दिए यूज करने वाले हैं ये भी सारा इसमें दिया गया है। ये MOU जिसकी मैं बात कर रहा था आपको और सरकार के बीच में MOU है। MOU में बेसिकली ये है कि जो प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो वो मेक श्योर कि आपको उसको बंद नहीं कर देना है, और अगर आप बंद करते हो तो फिर सरकार वो पैसा आपसे वापस ले लेगी, आपको उसका सालाना 10% इंटरेस्ट प्लस 5% तक का आपको पेनल्टी एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। तो इसके सारे आपको गवर्नमेंट के साथ एक MOU होता है आपका, वो भी यहाँ पर दिया गया है और ये सारे फॉर्म्स आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो जो है फ्रूटफुल लगा होगा, तो जरूर आप ये चीज को पढ़िएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम के गाइडलाइंस, और आप अपने स्टार्टअप बिजनेस को फ्रूटफुल बनाने का कोशिश करिएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।